गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और घर में होंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन का पालन अवश्य कर रहे होंगे। आपको पता है अपने रीवा शहर में कोविड-19 कोरोना वायरस का केस महामारी का रूप धारण कर लिया है। कहना चाहिए कि 3 महीने अभी चीन के था और चीन से आपके रीवा जिला में आ चुका है। तो यह मान के चलिए कि हाई लेवल में यानी केस जो बढ़ते जा रहे हैं, तो अपन लोगों को सबको बच के रहना है। मैं आप सभी बच्चों से उम्मीद करता हूं कि घर में होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य करते होंगे। ठीक है बच्चों, और मैं आपको जो प्रतिदिन वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं तो उसको आप देखते रहिए, क्योंकि कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है कि बच्चे वीडियो देखते नहीं हैं। तो बच्चे वीडियो अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए, क्योंकि लॉकडाउन का उपयोग आप ही तो भरपूर ले रहे हैं, क्योंकि घर में रह करके आपकी पढ़ाई हो रही है। आप अपने फादर पेरेंट्स से बोलिए कि हमको कम से कम 1 या 2 घंटे के लिए मोबाइल दें और आप इस वीडियो का भरपूर उपयोग कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में यदि आप अच्छे से अच्छा बेहतर काम कर जाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा सफल हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं प्रतिदिन वीडियो देखा करिए। थोड़ा सा देखने के बाद बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप उस वीडियो को देखिए, समझिए, कोशिश करिए। हम आपको 100% रिजल्ट देने के लिए निश्चित रूप से बहुत प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मेरा मार्गदर्शन रहेगा पूरी तरह से। अब मेहनत आपकी रहेगी, तो इसका पालन जरूर करिए। ठीक है, चलिए अपने सिलेबस में चलते हैं बच्चों। इसके पहले अपन लोग राउल्ट कला पढ़ें, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ें और हिमांक में अवनमन। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम पढ़ते हैं परासरण और विसरण के बारे में। इसके बाद परासरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में। तो पहले हम पूछ लेते हैं कि पहले चूंकि परासरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बन रहा है। तो हम आप लोगों को पहले परासरण और विसरण के बारे में बता देते हैं कि है क्या परासरण दाब। इसके बाद हम आगे चलते हैं, उसके बर्कले हार्टले विधि के बारे में चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम परासरण और विसरण के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा विसरण टॉपिक है आज। विसरण है क्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है बच्चों, तो डिफिनीशन मैं आपको बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं और आपको मैं स्क्रीनशॉट में भी दे दूंगा। तो उस स्क्रीनशॉट की सहायता से आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए डिफिनीशन लिख लीजिएगा, लिखना हुआ तो क्या है कि ज्यादा सांद्रता वाले विलयन से, ज्यादा का मतलब अधिक, ठीक है, ज्यादा सांद्रता वाले विलयन से या अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर, क्या है, कम सांद्रता वाले विलयन की ओर विलेय के अणुओं का स्वतः प्रवाह, विलेय के अणुओं का स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। परिभाषा समझ में आ गई। अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर विलेय के कणों का स्वतः प्रवाह, यानी विलेय का जो कण होगा और स्वतः अपने आप प्रवाहित होगा, उसे हम क्या कहते हैं, विसरण। आप मान के चलिए एग्जाम्पल के रूप में मैंने अगरबत्ती को लेता हूं या मोमबत्ती को, और इसको जैसे हम इसको क्या करते हैं, ये बहुत सारी मोमबत्ती यहाँ पे भरी हुई है, यानी अधिक सांद्रता है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ये जलना शुरू हो जाएगा तो मैंने इसको भी जला दूंगा तो धीरे 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 क्या हो जाएगा, वायुमंडल में चलता जाएगा। मतलब अधिक सांद्रता यहाँ पे है और धीरे से धीरे मतलब निकल रहा है। इसका मतलब क्या निकल के आया कि अधिक सांद्रता वाले द्रव से या अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर विलेय के कणों का जो स्वतः प्रवाह होगा उसको हम क्या बोलेंगे, विसरण। समझ में आ गया बच्चों। अगरबत्ती को जैसे जला देगा तो धीरे धीरे यहाँ पे अधिक सांद्रता है और वहां पे कुछ नहीं है, तो मतलब धीरे धीरे अगर इसकी क्वांटिटी या इसकी मात्रा कम होती जाती है और दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, विसरण। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट होता है इसमें परासरण। परासरण, ठीक है बच्चों, परासरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑस्मोसिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्या होगा,
ऑस्मोसिस। क्या होगा बच्चों? ऑस्मोसिस इसको बोलते हैं, यानी कि परापरण बोलते हैं। चलिए परापरण की भी डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। शुद्ध विलायक या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर। आप ऐसा याद करिए, तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर। तन का मतलब होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन और सांद्र का मतलब होगा कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से होकर, अर्धपारगम झिल्ली यानी अर्धपारगम झिल्ली कैसे होती है? ये अर्धपारगम झिल्ली यानी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से होकर विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह। किसका? विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह क्या कहलाया जाएगा? विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह परापरण कहलाता है। यानी आपको इतना याद करना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा? कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर, CON कंसंट्रेट सॉल्यूशन। दो पॉइंट आप याद रखिए, डाइल्यूट का मतलब होता है तन विलयन और इसका मतलब होता है सांद्र विलयन, यानी तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर। और क्या प्रवाह हो रहा है? क्या प्रवाह हो रहा है? विलेय यानी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो कहलाएगा क्या? ऑस्मोसिस। ये डिफिनेशन आपकी लिखी हुई है, समझ में आ गया? क्योंकि ये क्या होता है? कम होता है, ये अधिक होता है, ये सॉल्वेंट है, कहलाएगा क्या? ऑस्मोसिस। मैंने आपको क्या बना दिया? एक लॉजिक के माध्यम से डिफिनेशन बता दिया, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और अगर आप लिखना चाहते हैं किसके माध्यम से, तो आप यहाँ पे आप अगर लिखना चाहते हैं तो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक बच्चों, ये आपकी डिफिनेशन लिख गई। इसकी क्या बोलेंगे हम? ऑस्मोसिस बोलेंगे। देख लीजिए एक बार और डिफिनेशन देख लीजिए। तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का स्वतः प्रवाह है ऑस्मोसिस यानी परापरण कहलाता है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे समझ गए होंगे। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, तो इसके आधार पर आपको क्या मिल जाएगी? डिफिनेशन मिल जाएगी, बन जाएगा। और इसकी डिफिनेशन मैं आपको किस में दे दूंगा? स्क्रीनशॉट की सहायता से मैं आपको दे दूंगा। नीचे आप देखिएगा, डिफिनेशन इसकी लिखी है। चलिए समझते हैं किसने बताया इसको, ऑस्मोसिस को किसने बताया। इस घटना का अध्ययन सर्वप्रथम 1748 में कौन से साइंटिस्ट हैं? एवे नालेट। वैज्ञानिक का नाम क्या होगा? एवे नालेट। ये साइंटिस्ट हैं 1748 में। 1748 में एवे नालेट ने क्या किया? इसको अध्ययन किया और उन्होंने क्या किया? एक उल्टे थिफिल कीप जिसमें परकरा का जलीय विलयन भरा और नीचे से थोड़े भाग में अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया। अर्धपारगम झिल्ली को हम क्या और क्या बोल सकते हैं? चर्मपत्र पेपर। और क्या बोल सकते हैं? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो आपको देखिए स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको समझाते हैं कि क्या है, किस प्रकार का है। थिफिल कीप जानते होंगे, मतलब कहना चाहिए कि एक ये बीकर है, इस बीकर में उल्टा फनल, फनल मतलब कीप जानते हैं, जैसे चाय जिसमें छाना जाता है, तो अगर ऐसा है हम इसको क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा? कीप का मतलब एरिया नीचे उल्टी हो जाएगी। तो मतलब कहना चाहिए कि ये इस प्रकार से देखिए, ये आया, आ गया समझ में। इसके बाद क्या कर दिया जाएगा? उल्टा फनल का मतलब ये ऐसे करके ये, और यहाँ पे क्या लगा दिया? यहाँ पे क्या लगा दिया गया? अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली कैसे होती है? ये ऐसे, यानी कुछ कण इसमें क्या हो जाए? आर पार हो सके। अब कौन से कण होंगे आर पार? तो यह देखिए इसमें है क्या? ये विलायक है और अर्धपारगम झिल्ली, इसके अंदर भरा क्या है बच्चों? विलायक। क्या होता है विलायक? मैं आपको बता चुका हूं सॉल्यूशन में, विलायक शुरू में ही बताया था। विलायक होता क्या है? इसको सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, मतलब विलायक इसके अंदर भरा हुआ है।
ये है क्या बच्चों? इसी को बोलते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। मैं इसको नीचे लिख देता हूं, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्धपारगम्य झिल्ली ये लगा हुआ है। तो और ये किसके कण हैं? सॉल्वेंट के हैं, विलायक के हैं। तो इसमें क्या भर गया बच्चों? ये क्या भर गया? इसमें विलयन भर गया। क्या बल गया? विलयन, यानी कि सॉल्यूशन। अच्छे समझ लीजिएगा इसमें क्या हुआ। अब आगे देखिए क्या हुआ। क्या कहा उन्होंने कि जिसके कारण नीचे चौड़े भाग में अर्धपारगम्य झिल्ली या जंतु झिल्ली, एनिमल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं आप, पार्चमेंट पेपर भी कह सकते हैं। एक बीकर में जिसमें जल भरा हुआ है और अर्धपारगम्य झिल्ली की प्रकृति ऐसी होती है कि केवल विलायक के अणु पार कर सकते हैं, विलेय के नहीं। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब एक पतली झिल्ली होती है, इसमें केवल विलायक के अणु ही पार कर जाते हैं, विलेय के नहीं। आप अगर चाय छानते हैं तो चाय जब छानते हैं तो बच्चों क्या होगा कि पतला हुआ पदार्थ यानी जो लिक्विड फॉर्म में रहता है तो क्या होता है, चाय की छन्नी से छन जाता है तो चाय आपकी छन जाए। उसके ऊपर जो विलेय के कण होते हैं यानी चाय पत्ती, वो क्या छनती है बच्चों? नहीं। तो क्या समझ में आया आपका? यानी कि जो हमारा विलेय के कण है छन्नी के ऊपर रह गए और जो विलायक के कण हैं छन्नी के नीचे चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इन तीनों नाम एक ही होते हैं। अगर इनकी सहायता से किसी पदार्थ को यदि फिल्ट्रेट किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, छाना जाता है, तो मतलब कहना चाहिए विलेय के जो कण होते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के ऊपर रहेगा और जो विलायक का पार्ट होगा यानी आपका जो सॉल्वेंट होगा वो फिल्टर हो जाएगा। तो मतलब कहना चाहिए कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन किस लिए लगा हुआ है? विलायक के अणुओं को पार कर सकता है, विलेय के अणुओं को नहीं, विलेय के कणों को नहीं। इस तरह जल के अणु झिल्ली में से होकर विलायक में, विलयन में पहुंच जाते हैं। मतलब जल के जो अणु होते हैं, जल का अणु क्या है? विलायक है। तो ये जल के अणु कहाँ चले गए? धीरे धीरे चर्मपत्र झिल्ली की सहायता से, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की सहायता से कहाँ चले गए? इस थिकल कीप में आ गए, इसकी सहायता से इसमें आ गया, ये विलयन भर गया। तो यानी विलायक के अणु कहाँ चले गए? विलयन में चला गया। तब आगे क्या हुआ? जिससे थिकल कीप में विलयन के स्तर में वृद्धि हो जाती है और यह घटना ऑस्मोसिस कहलाती है। मतलब कि थिकल कीप में क्या हुआ? वाटर मॉलिक्यूल की संख्या में जब वृद्धि हो गई तो इस प्रकार की घटना को हमने क्या बोला? ऑस्मोसिस। तो डेफिनेशन क्या निकल के आ गई कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तनु विलयन से, तनु का मतलब क्या हुआ? डायलूट सॉल्यूशन, डायलूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन, अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, MEMBRANE, ठीक है। और क्या कहलाया? ऑस्मोसिस कहलाया। आगे डिफिनेशन, एक इन्होंने एवे नालेट साइंटिस्ट हैं, 1748 में इस प्रकार के उन्होंने प्रयोग किया। अब प्रयोग करने के बाद परासरण दाब के बारे में बताया। तो क्या कहा कि मतलब तनु विलयन का सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह, अपने आप में कुछ नहीं किया, तो स्वतः प्रवाह की घटना को ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो बच्चों आप समझ में गए होंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है। मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। चलिए थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं आया? इसकी डिफिनेशन मैं आपको स्क्रीनशॉट में भी दे दूंगा और आप समझने की कोशिश करेंगे, 100% आपकी समझ में आएगा। और अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। क्यों? क्योंकि 3 नंबर में ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और इसके बाद अंतर पूछा जा सकता है। तो यानी मान के चलिएगा ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है बच्चों, क्योंकि पहले जो 6 नंबर क्वेश्चन आता था तब इसे नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब ये क्वेश्चन आने लगा है पेपर में आपके। ठीक है, चलिए तो ऑस्मोसिस लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस
डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। यानी कि पराफरण और विसर्जन में क्या है अंतर। तो आप यहां पे क्या लिख दीजिए, पराफरण लिख दीजिए, ऑस्मोसिस, और इधर साइड क्या लिख दीजिए, डिफ्यूजन। ठीक है बच्चों, ऑस्मोसिस को पराफरण बोलते हैं, डिफ्यूजन को विसरण बोलते हैं। तो कुछ अंतर तो आप अपने से आप समझ में आ गया होगा कि कैसे अंतर बताया जाएगा डेफिनेशन के आधार पर। तो पहला अंतर आप देखिएगा, पराफरण में अर्धपारगम झिल्ली का उपयोग किया जाता है। यानी पराफरण में क्या किए हैं आप, अर्धपारगम झिल्ली का उपयोग किए हैं, लेकिन डिफ्यूजन में अर्धपारगम झिल्ली का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका आंसर आप अपने आप स्वयं निकाल लेंगे, क्योंकि आप अगर बत्ती जला दिए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाए या एलपीजी गैस आ जाए, कितने भी आप लेयर लगाएंगे निश्चित रूप से लेयर के बाहर वो चली जाएगी। यानी आप रोकने की कोशिश करोगे, निश्चित रूप से क्या होगा, वो चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफ्यूजन। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या हुआ, जब आप यानी कि फिल्ट्रेट करते हैं तो विलय के कण ऊपर रह जाते हैं, विलायक के कण मतलब फिल्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का उपयोग किया जाएगा और सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का उपयोग नहीं किया जाएगा। पहला अंतर समझ में आ गया बच्चों। ठीक, दूसरा अंतर देखिए क्या होगा, इसमें एक ही दिशा में केवल विलायक के अणुओं का प्रवाह होता है। यानी पराफरण में केवल एक ही दिशा में, पराफरण में केवल एक ही दिशा में विलय के अणुओं का प्रवाह होगा, यानी कि विलायक के अणुओं का प्रवाह होगा। एक दिशा का मतलब क्या हुआ, यदि मैं वाटर लिया हूं और वाटर को मैं फिल्ट्रेट करता हूं तो क्या होगा, सिर्फ नीचे ही जाएगा, चारों तरफ फैलेगा तो नहीं। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं ऑस्मोसिस में ले जाऊंगा इसको, अगरबत्ती मैंने यहाँ पे जला दिया, तो आप चाहेंगे कि इधर जाए इधर जाए इधर जाए, यानी किधर रोक सकेंगे इसको नहीं। यानी जिस स्थिति में जाएगा यानी कंडीशन उसकी होगी, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, इसे रोका नहीं जा सकता। तो क्या कहा इन्होंने, ऑस्मोसिस में पराफरण में एक ही दिशा में विलायक के अणुओं का प्रवाह होता है। इसमें विलेय और विलायक दोनों के अणुओं में विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है। चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो, दोनों के जो कण होंगे वह विपरीत दिशा में इसका प्रवाह होगा। ठीक है, आया समझने की नहीं, आप अच्छे समझते जाइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन चुका है। तीसरा अंतर देखिए क्या होगा, यह निम्न सांद्रताओं से उच्च सांद्रता की ओर, आपको डेफिनेशन पढ़ चुके हैं ना ऑस्मोसिस में कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। यानी क्या हुआ, तीसरे नंबर में निम्न से क्या हुआ, उच्च की ओर। ठीक, निम्न से क्या होगा, उच्च की ओर। क्या कहा इन्होंने कि निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह होता है, और इसमें उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता की ओर क्या होगा, प्रवाह होगा। इसी का जब उल्टा हो जाएगा इसमें तीसरे पॉइंट में, उच्च से क्या हो जाएगा, निम्न। बाकी आपको क्या होगा डेफिनेशन अंतर मैं आपको स्क्रीनशॉट में दे दूंगा, आपको दिखती होगी। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर पराफरण का प्रभाव मतलब प्रवाह होता है, और यहाँ पे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर प्रवाह होता है। ठीक है, तीन अंतर समझ में आ गया कि नहीं आया, तो और समझाऊं उसको, समझ में आ गया कि नहीं। कोई कमेंट करना जरूर बच्चों, यदि आप कमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जवाब मिलेगा। फोर्थ मतलब अंतर है, यह केवल विलयनों में पाया जाता है। ये क्यों है आपका, केवल विलयन में पाया जाता है। चौथा नंबर में केवल विलयन होगा, यह केवल विलयन में पाया जाता है। यह क्या होगा आप बताइए, विलयन के साथ साथ गैस में भी पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि निश्चित रूप से गैस होगी, जलाते हैं तो अगरबत्ती क्या होती है, धीरे धीरे जल करके और वातावरण में चली जाती है, यानी गैस और विलयन दोनों में होता है। ये केवल विलयन में, इसमें गैस में भी होगा, और गैस और विलयन दोनों सेंटेंस के अनुसार आपको अंतर मिल जाएगा। लास्ट अंतर है आपका, उच्च सांद्रता वाले विलयन पर आवश्यक दाब लगाकर इसे रोका या विपरीत दिशा में किया जा सकता है। यानी
यहाँ पे आप जब ऑस्मोसिस की बात होगी तो उच्च सांद्रता वाले विलयन में आवश्यक दाब लगाकर, यानी आप एक अतिरिक्त दाब, अतिरिक्त प्रेशर आप लगा करके इसके बहाव को आप निश्चित रूप से रोक सकते हैं। तो कहा गया इसके विपरीत दिशा को आप चेंज कर सकते हैं। जिस दिशा में जा रही है उस दिशा पे आप क्या कर सकते हैं, रोका जा सकता है, विपरीत दिशा में किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन में क्या हो जाएगा बच्चों, विसरण को रोका या विपरीत दिशा में करवाना संभव नहीं है। आप कितना भी आवश्यक दाब लगाइए, इसे रोका नहीं जा सकता, निश्चित रूप से नहीं रोका जा सकता। तो आप अच्छे से अंतर समझ गए होंगे, क्योंकि आपसे मैंने दैनिक जीवन से रिलेटेड इसमें कुछ उपयोग किया पॉइंट को, तो उसके आधार पर आप ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बारे में आप अच्छे से अंतर समझ गए होंगे। और इनकी सभी की डिफिनेशन प्लस अंतर मैं आपको इस स्क्रीन पर में दे दूंगा। ठीक है बच्चों, अब आगे हम चलते हैं परासरण के प्रकार के बारे में चलते हैं। यानी परासरण के भी कई प्रकार परिभाषा होती है, बहुत सारी परिभाषा परासरण की होती है। एक डिफिनेशन देख लीजिए क्या हुआ। प्रथम डिफिनेशन क्या होती है, फर्स्ट डिफिनेशन, परासरण की क्रिया से उत्पन्न अतिरिक्त द्रव स्थैतिक दाब जो विलायक का विलयन में प्रवेश रोक दे, विलायक का विलयन में प्रवेश रोक दे, उसे हम क्या कहेंगे, परासरण दाब कहते हैं। और परासरण दाब को किससे दर्शाते हैं बच्चों, पाई से दर्शाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ इसमें कि अतिरिक्त स्थैतिक दाब लगाकर विलायक का विलयन में प्रवेश रोक दे। यानी विलायक का जो होगा विलयन में प्रवेश जब रोक दिया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। यानी कि ऑस्मोसिस प्रेशर, अभी हमने आप पढ़ा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, अब हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस प्रेशर पढ़ रहे हैं, यानी परासरण दाब पढ़ रहे हैं। तो परिभाषा क्या निकल के आ गई कि परासरण की क्रिया से उत्पन्न वह अतिरिक्त द्रव स्थैतिक दाब जो विलायक का विलयन में प्रवेश रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। या एक डिफिनेशन और छोटी सी है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए जाने वाला आवश्यक बाह्य दाब, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाने वाला आवश्यक बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। मतलब कहना चाहिए कि जो क्रिया हो रही है और उस क्रिया में आवश्यक मैंने क्या लगा दिया, प्रेशर लगा दिया। जब प्रेशर लगा दिया तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, मतलब कहना चाहिए कि प्रवेश मतलब जाना ही बंद हो जाएगा, प्रवेश रोक दिया जाएगा। विलयन पर लगाए जाने वाला आवश्यक बाह्य दाब, यानी इस पर एक हम प्रेशर लगा देंगे और यह प्रवेश होगा, उधर नहीं जा पाएगा। जब नहीं जा पाएगा इसी को हम क्या बोलेंगे, परासरण दाब। और परासरण दाब को किससे दर्शाते हैं बच्चों, पाई से दर्शाते हैं, ऑस्मोसिस प्रेशर। तो ऑस्मोसिस प्रेशर को किससे दर्शाते हैं, पाई से दर्शाते हैं। यानी परासरण दाब को किससे दर्शाएंगे बच्चों, ऑस्मोसिस प्रेशर को हम पाई से दर्शाते हैं। तो अब आप डिफिनेशन के आधार पर आपको मैं एक सूत्र बता देता हूं थोड़ा सा। पाई बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई इक्वल टू हो जाता है NB/V परासरण दाब का सूत्र। क्या होगा, परासरण दाब का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई बराबर NB/V, पाई बराबर NB/V RT इक्वल टू CRT। B आपका वॉल्यूम है, B आपका विलेय का मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या, R आपका स्थिरांक है, T आपका ताप है। ये आपका क्या हुआ, पाई बराबर हो गया, यानी पाई का फार्मूला है। और जब इन सभी को चूंकि NB/V इक्वल टू C के होता है तो क्या बन गया, पाई इक्वल टू CRT।
ये आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला आपको पूछा जाता है। कभी कभी कंपटीशन में पूछा गया था कि परावर्तन दाब का फार्मूला क्या होगा, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। NB/V इंटू RT ये भी हो सकता है, और अगर मान लीजिए N/B के स्थान पर क्या कर देंगे, C लगा देंगे, तो यानी CRT हो जाएगा। इन दोनों में आप डाउट मत होइएगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक हैं। सिर्फ NB/V को हमने क्या किया, C में चेंज कर दिया। अब C क्या है, कॉन्संट्रेशन। तो समझ में आ गया बच्चों, डिफिनीशन समझ में आ गई ना कि परावर्तन दाब की क्रिया से उत्पन्न वह अतिरिक्त द्रव स्थैतिक दाब जो विलायक का विलयन में प्रवेश रोक दे। प्रवेश अगर रोक दिया जाएगा विलायक का विलयन में, तो निश्चित रूप से परावर्तन दाब कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, फिर क्या होता है, परावर्तन के प्रकार चलते हैं। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस यानी परावर्तन के प्रकार। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया था। परावर्तन के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस में फर्स्ट नंबर होगा आपका, दो प्रकार के होते हैं, एक्जो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस। क्या होगा पहला, एक्जो ऑस्मोसिस। इसको क्या बोलते हैं, एक्जो का मतलब क्या बताया आपका, बाह्य, यानी बाह्य परावर्तन इसको बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, बाह्य परावर्तन। और दूसरा पॉइंट क्या होता है आपका, एंडो ऑस्मोसिस, यानी कि अंतः क्या हो जाएगा बच्चों, अंतः परावर्तन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आपका। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य परावर्तन और दूसरा होता है अंतः परावर्तन। तो बाह्य परावर्तन के बारे में देखते हैं क्या होता है ये बाह्य परावर्तन। इसकी डिफिनीशन लिख लीजिएगा। परावर्तन के द्वारा किसी कोशिका में से, परावर्तन के द्वारा किसी कोशिका में से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से बाहर की ओर गमन करना, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से बाहर की ओर गमन करना बाह्य परावर्तन कहलाता है। कहा जाए एग्जाम्पल के रूप में कि अंडे की बाहरी खोल यानी सफेद आवरण को निकाल करके उसमें NaCl संतृप्त विलयन में डालने पर बाह्य परावर्तन के कारण वह सिकुड़ जाती है। मान लीजिए यदि आपको मैं एग लेता हूं, स्फेरिकल आकार का होता है, और इसमें कहा गया, इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं, और पहला है ये आपका ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, ऑस्मोसिस में कौन सा, एक्जो ऑस्मोसिस। एक्जो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, मैंने एक का एग्जाम्पल लिया, इसमें से इन्होंने कहा गया है कि अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, मतलब इनके पहले बाहर की लेयर को इसको निकाल दिया जाएगा और अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से संतृप्त विलयन में इसे डाल दिया जाएगा। और जैसे ही संतृप्त विलयन में इसे डाला जाएगा तो यह क्या होता है, सिकुड़ जाता है, यानी अंदर के पदार्थ जो हो गए कहाँ हो गए, बाहर निकल गया। तो ऐसी प्रक्रिया को हमने क्या कहा, बाह्य परावर्तन कहा। फिर से देख लीजिए, परावर्तन द्वारा किसी कोशिका में से, कोई भी कोशिका हो, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से बाहर की ओर गमन करना, अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से बाहर की ओर गमन करना क्या कहलाया जाएगा बच्चों, बाह्य परावर्तन यानी एक्जो ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, अंडे का मैंने एग्जाम्पल लिया, निश्चित रूप से अगर उसके बाहर पदार्थ निकल जाते हैं तो क्या होगा, अंडा एक जो होगा आपका सिकुड़ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहा था इन्होंने, अंतः परावर्तन। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा पॉइंट होगा अंतः परावर्तन को क्या बोलेंगे, एंडो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस मतलब अंतः परावर्तन। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं तो क्या होगा इसका, इसकी डिफिनीशन भी आपको समझ में आ गई होगी थोड़ा सा, कि अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर किसी कोशिका के अंदर की ओर
या किसी कोशिका के अंदर की ओर होने वाला विलायक का प्रवाह अर्धपारगम झिल्ली से होकर किसी कोशिका के अंदर की ओर, मतलब कहना चाहिए कि ये बाहर से आ रहा है और बाहर से किसी कोशिका के अंदर की ओर, मान लीजिए कोई सेल बनी हुई है और बाहर से ये पदार्थ कोई आ रहा है, तो अंदर की ओर किसी कोशिका में से क्या हो रहा है, किसका, यानी कि विलायक का प्रवाह, यानी सॉल्वेंट का जो प्रवाह अंदर की ओर हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस। यानी कोई पदार्थ है, मान लीजिए विलायक है, क्या है ये, विलायक का कण बाहर है और क्या हो रहा है, अर्धपारगम झिल्ली की सहायता सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो देखिए क्या हुआ, ये कोई बाह्य पदार्थ है और मैंने एक झिल्ली लगा दिया, इसका नाम है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो इसका जो कण होगा इसकी सहायता से किसी सेल में आ रहा है, यानी क्या है, ये कोशिका है किसी की, और इस कोशिका में अगर गमन करता है, ये पदार्थ अगर आने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस आगे समझ में बच्चों, आ गया कि नहीं आया। यानी अब आपको 2 पॉइंट में कंसंट्रेट रखना है। 2 पॉइंट का मतलब क्या हुआ, यदि किसी बाहर से अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा किसी कोशिका में प्रवेश करता है, गमन करता है, क्या प्रवेश करता है, विलायक के कण, तो हम क्या कहेंगे, एंडोऑस्मोसिस। और इसी का जस्ट उल्टा कह दिया जाए, मतलब कहना चाहिए कि यदि अंदर से ही विलायक के अणुओं का बाहर की ओर क्या हो, गमन होना, प्रवाह होना, तो क्या कहा जाएगा, एक्जियोऑस्मोसिस। तो समझ में आ गया, एक्जियो और एंडो मतलब बाह्य परावरण और अंदर परावरण के बारे में आप समझ गए होंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन रिलेटेड आपके AITREE PMT में भी क्वेश्चन पूछा गया था और नेट में भी पूछा गया है। तो मतलब कहना चाहिए कि इस पर अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आपका रहा ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इसके बाद टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, मैंने ऑस्मोसिस के प्रकार के बारे में बताया, 2 प्रकार के होते हैं, एंडोऑस्मोसिस, एक्जियोऑस्मोसिस। एक और बताया मैंने आपको, यानी ऑस्मोसिस रिसर्च के बारे में बताया। तो ये आपका आज यहाँ से खत्म होता है। इसके बाद का जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन उठा था कि परावरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पहले मैं आपको कोशिश किया कि पहले परावरण दाब मैं आपको बता दूं, इसके बाद बर्कले हार्टले में चलते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए। बच्चों निश्चित रूप से आप क्या कर रहे हैं, आपको वीडियो देखना है, थोड़ा सा नहीं कि पूछ करके आप देखते रहें या बंद कर दें, ऐसा ना करिए, क्योंकि हम आपसे आपकी ज़्यादा मैं उम्मीद किया हूँ। इतने मेहनत के द्वारा बनाया गया है वीडियो को, इस लॉकडाउन में अपन लोग रिस्क लेकर के और बना रहा हूँ। आपकी मतलब आपका जो समय है उस समय का भरपूर उपयोग करना चाहते हैं, आपका मैं लेना चाहता हूं, तो निश्चित रूप से आप लीजिए और पढ़िए, क्योंकि आप ही के लिए मैं व्यवस्था किया हूं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।